हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ये है एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। अब अर्थ में अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी में डिफरेंट लिविंग बीइंग्स हैं, यानी कि सभी सजीव हैं। इन सभी को अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो शरीर का निर्माण होता है, वो तो कोशिकाओं के द्वारा होता है। क्योंकि द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी कि जीवन की जो मूलभूत इकाई है, वो किसको कहा जाता है? तो सेल को कहा जाता है, यानी कि कोशिका को। अब कोशिकाएं आपस में मिलकर के, भले ही इनकी ओरिजिन डिफरेंट क्यों ना हो, यानी कि अलग अलग क्यों ना हो, ये सभी आपस में मिल करके क्या फॉर्म करती हैं बेटा? टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि ऊतकों का निर्माण करती हैं। अगर हम लोग यहीं पर देखें तो एक सिंपल वे में अगर हम लोग इनको अगर देखा जाए तो जो सेल्स होती हैं हमारी, यानी कि कोशिकाएं होती हैं, ये आपस में मिलकर के किसी एक ही फंक्शन को परफॉर्म करे तो ये बना लेती हैं किसको? ये बना लेती हैं टिश्यू को। टिश्यूज से मिलकर के क्या बनता है बेटा? हमारा ऑर्गन बनता है, यानी कि कोई भी अंग बनता है। ऑर्गन्स को मिला करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, यानी कि अंग तंत्र का निर्माण होगा। और ऑर्गन सिस्टम्स को मिला देंगे तो हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी जीव, उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो ये सभी किस कैटेगरी में आएंगे बेटा? ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों की कैटेगरी में ये कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो टिश्यूज हैं, यानी कि ऊतक होते हैं, इनका लेवल ऑफ फॉर्मेशन जो है, या इनका फंक्शन के आधार पर अलग अलग तरीके की कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं, चाहे वो एनिमल्स में हो या प्लांट्स में हो। और हम लोग उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म की भी बात करें, या जो हमारे खास तौर पर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, और बेसिकली उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में सच एज, जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरियाज हैं, यानी कि एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम लोग कहते हैं। तो ये सभी अगर देखा जाए तो ये सभी प्रिमिटिव सेल्स हैं। और जैसे जैसे ये हायर ऑर्गेनिज्म आते रहते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे जैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है, उद्विकास हुआ है, जैसे जैसे इनमें मॉडिफिकेशन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, तो ये सभी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इनमें क्या हो रहा है बेटा? इनमें जो ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि अंगों का जो निर्माण है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि कोशिकीय संरचना से फिर क्या फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है और डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये प्रोसेस आपका प्लांट और एनिमल बॉडी में हमेशा चलता रहता है। और मॉडिफिकेशन की वजह से कई सारे वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे वो प्लांट्स में हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, एनिमल और प्लांट में दोनों में ही डिफरेंट टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी लिविंग बीइंग है, जैसे कि एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उन दोनों में ही सेम टाइप के टिश्यूज हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनिमल टिश्यू अलग होते हैं और प्लांट टिश्यू अलग होते हैं। एनिमल टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो है क्या कि एनिमल में अलग अलग तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इनमें अगर देखा जाए तो कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनकी कैपेबिलिटी होती है, यानी कि इनकी क्षमता होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डिफरेंट टिश्यूज की, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि नर्वस सिस्टम के लिए, यानी कि जो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है जो कि सेंस के लिए काम करता है, यानी कि इन लोगों के शरीर में अलग अलग तरीके के सेंस के लिए ये काम कर रहा है। अलग अलग तरीके के सेंस, जैसे कि कहीं पर पेन हो रहा है तो ये सेंस ही है। पेन के अलावा फूड की रिक्वायरमेंट है, यानी कि भूख लगी है, गला सूख रहा है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ये सभी सेंस हैं, और इन सब के लिए नर्व टिश्यूज काम करते हैं। ठीक है, मसल्स टिश्यूज की अगर बात करी जाए, यानी कि पेशी ऊतकों की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी एनिमल्स में ही खास तौर पर प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज, जो कि उनकी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक सुचारू स्वरूप प्रदान करते हैं।
खास तौर पर इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं या इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस की वजह से कई सारे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में ही इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। और इसी के कारण जो चेंजेस आते हैं टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन में या उनके फंक्शन में या उनकी कैपेबिलिटी में, ये सारी चीजें यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, पर्यावरण के आधार पर निर्भर करती हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जैसे जैसे फूड कैपेबिलिटी होती है वैसे वैसे मॉडिफिकेशन होता है। जैसे अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स को देखें या एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो उनमें जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग होगा, टेरेस्ट्रियल का अलग होगा। और वहीं टेरेस्ट्रियल में जो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है बेटा, उनमें अलग ऑर्गन्स या अलग तरीके से उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है। और ऐसा होता क्यों है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो जाए। और वहीं अगर आप अलग अलग जगहों पर देखते रहें हमेशा, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में, टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशिएशन आ जाता है, यानी कि अलग अलग परिवर्तन आ जाता है। अगर हम प्लांट टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें और एनिमल टिश्यूज की बात करें तो दोनों में ही कई सारे चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। तो एनिमल में यानी कि जंतुओं में अगर देखा जाए तो बेटा क्या होता है बेटा, जंतुओं के शरीर में खास तौर पर 4 तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में, ठीक है। कौन कौन से, एक तो होते हैं बेटा इपिथेलियल टिश्यू, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, उपकला ऊतक या त्वचीय ऊतक कह दिया जाता है, जो कि स्किन का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि त्वचा का निर्माण करते हैं। दूसरे होते हैं बेटा मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक, जो कि पेशियों का निर्माण करते हैं यानी कि मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। भाई बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ करके रखने के लिए कोई ना कोई टिश्यूज की तो रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ भी फेविकोल काम करेगा या फेविक्विक काम करेगा, जहां जो मर्जी हो जब टूटा जोड़ लिया। यहां पर भी क्या होता है बेटा, ऑर्गन्स को आपस में अटैच रखने के लिए यहां पर कनेक्टिव टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स में, यानी कि संयोजी ऊतकों की आवश्यकता होती है। तीसरा है सेंस के लिए नर्व टिश्यू यानी कि तंत्रिकीय ऊतक, जिनका काम क्या होता है बेटा, जिनका काम होता है नर्वस सिस्टम को फॉर्म करना यानी कि तंत्र का निर्माण करना, ठीक है। तो ये सभी जो डिफरेंट टाइप के 4 टाइप के टिश्यूज हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये एनिमल टिश्यूज में आते हैं, यानी कि जंतुओं में ही ये पाए जाएंगे, प्लांट में इनकी प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। ना तो प्लांट में एपिथेलियल टिश्यू, ना ही मस्कुलर, ना ही कनेक्टिव और ना ही नर्व टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एनिमल टिश्यूज में हम लोग आगे देखें बेटा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू है यानी कि त्वचीय ऊतक है। त्वचीय ऊतकों का काम क्या है बेटा, सिंपली हम लोग देखें तो इनका काम होता है कि ये हमारे स्किन का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि त्वचा का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब स्किन को अगर हम लोग सिंपली देखें तो क्या कहा जाता है कि हमारी स्किन 3 लेयर्स की बनी होती है यानी कि 3 परतों की बनी होती है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ एग्जाम में, ठीक है। और इन स्किन को भी अगर देखा जाए तो स्किन में एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस 3 पार्ट होते हैं कॉमन। लेकिन अगर हम स्किन को अगर देखें तो स्किन को फॉर्म करने के लिए जो एपिथेलियल टिश्यूज रिक्वायर्ड होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो भैया स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। दूसरा होते हैं हमारे सेकंड आपके क्या होते हैं, स्तरीकृत उपकला ऊतक। तीसरे होते हैं घनाकार उपकला और स्तंभकार उपकला ऊतक। मतलब इनको क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। स्क्वैमस का मतलब क्या है बेटा, ये एक लेयर की तरह यानी कि एक परत की तरह, ठीक है, ये परत की तरह प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ये एक सिंगल लेयर है, जैसे कि आप लोग बन जो ब्रेड खाते हैं, ठीक है, उनकी लेयर को अगर अरेंज कर दिया जाए
दूसरा होता है आपका यहीं पर अगर देखा जाए तो सिंपलर कॉलमनर इपिथेलियम, ये कॉलम शेप में होते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल यानी कि घनाकार इपिथेलियम होते हैं, इनका शेप कैसा होता है, क्यूब शेप में होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस इपिथेलियम होते हैं। स्ट्रेटिफाइड यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं कि जब भी आपके एरिया में जहां आप निवास कर रहे हो वहां पर कई बार स्ट्रीट को सही करने के लिए सीमेंट ब्रिक्स लगा दी जाती हैं, उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे ही आपको दिखता है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम होते हैं। वहीं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्यूब शेप में होते हैं, घनाकार होते हैं। और ये क्यूब शेप में होने की वजह से इनको क्या कहा गया है बेटा, क्यूबॉइडल इपिथेलियम कहा गया है, जो कि आपका क्या करते हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से स्किन का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं में फर्दर मॉडिफिकेशन होता है तो आपका खास तौर पर स्यूडो कॉलमनर इपिथेलियम होते हैं, जिनका शेप आपका जो कॉलम शेप का तो है, लेकिन उनका फिक्स शेप नहीं है कि पूरी तरीके से ये ऊपर से नीचे तक कॉलम के शेप में होंगे। इनके शेप में कुछ ना कुछ चेंज होगा, जैसे कि इनको प्रेस कर दिया गया हो। और वहीं जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम होते हैं, ये एक के ऊपर एक यानी कि डबल लेयर्ड में खास तौर पर प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं की वजह से हमारी स्किन जनरली वाटर की रेजिस्टिविटी को भी शो करती है। लेकिन जब ज्यादा समय तक पानी में आप रहेंगे तो आपकी स्किन क्या हो जाती है बेटा, श्रिंक सी होने लगती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब भी कभी आप लोग स्विमिंग पूल पर गए होंगे या वाटर पार्क में गए होंगे या कपड़े ही धुले होंगे ज्यादा देर तक, तो ये सभी आपको क्या होते हैं, ये वाटर की रेजिस्टिविटी शो करते हैं, यही इपिथेलियल टिश्यू। अब जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, और इन मॉडिफिकेशंस की वजह से ये किस में मदद करते हैं बेटा, ये सिक्रीशन में मदद करते हैं। हमारी बॉडी में से या हमारी स्किन से सिक्रीशन किसका होता है, तो जो हमारा सीबम है, सीबम यानी कि जो ऑयल ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड ये सीबम को रिलीज करती हैं और स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से कोई फंगल डेवलपमेंट ना हो हमारी स्किन में। और वहीं अगर हम लोग बात करें बेटा कि ये एक्सक्रीशन में भी मदद करती है, वेस्ट कंटेंट का एक्सक्रीशन कैसे, जैसे कि हम लोगों को स्वेटिंग होती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर यही जो हमारी स्किन की टिश्यूज होते हैं, जो इपिथेलियन टिश्यू हैं, इनमें मॉडिफिकेशन, एक निच का फॉर्मेशन होता है, फिर ये एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी वजह से हमारी स्किन में मॉडिफिकेशन और ये प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये खास तौर पर स्किन को फॉर्म करते हैं, और इनमें भी अगर हम लोग देखें तो अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि स्क्वेमोस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो क्यूबॉइडल, कॉलमनर और फ्लैट टिश्यूज हैं, ये डिफरेंट फंक्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और साथ ही साथ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज की बात हुई। अब यहीं पर हम लोग अगर एपिथेलियम टिश्यूज को फर्दर और आगे इनको कंसीडर करें और आगे इनको देखें, तो एपिथेलियल टिश्यू में जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इनके टाइप की, सिंपल स्क्वेमोस, सिंपल क्यूबॉइडल, यहां पर इस इमेज से आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, सिंपल कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस। तो ये सभी आपके क्या है बेटा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है बेटा, जो स्किन का स्ट्रक्चर होता है यानी कि त्वचा की जो संरचना होती है वो चेंज हो जाती है। आप लोग में से कई लोगों ने देखा होगा कि कुछ की स्किन रफ होती है, हार्ड होती है, और कुछ लोगों की स्किन सॉफ्ट होती है, कुछ एनिमल्स की स्किन भी सॉफ्ट होती है। तो ये सभी चीजें इन्हीं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के कारण आपका कई सारे चेंजेस आते हैं, अलग अलग दिखते हैं। और इनमें अगर देखा जाए तो बेटा क्या होता है कि खास तौर पर द नंबर ऑफ लेयर ऑफ द सेल and the morphologies of the cell found in epithelia is used to classify the different form of epithelia। भाई इन्हीं टिश्यूज की वजह से अलग अलग टाइप की जो स्किन होती है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन आप लोग देखिए, जैसे राइनोज की स्किन की बात करी जाए, है तो वो भी एनिमल,
लेकिन राइनोज की स्किन क्या होती है, ज्यादा हार्ड होती है। रेप्टाइल्स की अगर बात करें, जैसे कि क्रोकोडाइल की बात की जाए या स्नेक की बात करें, तो इनकी स्किन में क्या होता है, स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा हार्ड होती है। अगर वहीं आप किसी न्यूबॉर्न इन्फेंट की बात करें, नवजात बच्चे की बात करें, ठीक है, तो उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, चाहे वो किसी भी एनिमल का हो, ठीक है, क्लियर। इवन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको नजर आता है। इन एनिमल्स में भी अगर देखा जाए तो इन सभी एनिमल्स में, जैसे कि आप किसी भी एनिमल के पप को आप ले आइए, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि रैबिट है या रैट है, तो उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही आसान होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही नर्म होती है। तो ये सभी चीज़ें आपको जो स्किन के टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता है उसकी वजह से नजर आता है, ठीक है बेटा। अब यहीं पर हम लोग देखें बेटा, तो आगे जो सिंपल एपिथेलियम है, यानी कि सरल उपकला ऊतक होती हैं, ये आपकी सिंगल लेयर की सेल होती है जिनको कि स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें क्या होता है बेटा कि ये जो आपके अलग अलग टाइप हैं, ये जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी कि भीतरी अंग हैं किसी भी एनिमल के या हमारी बॉडी के, उनके भी ऊपर ये क्या करते हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, और इन्हीं के आधार पर इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ये कैटेगरी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें स्क्वेमोस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि जो हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम है, स्तरीकृत उपकला है, घनाकार उपकला है और स्तंभ उपकला है। और इन्हीं की वजह से हमारी स्किन में जो चेंजेस आते हैं या एनिमल्स की स्किन में जो चेंजेस आते हैं वो सभी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब स्क्वेमोस एपिथेलियम कोशिकाओं को अगर देखा जाए तो ये कैसी होती हैं बेटा, इनका स्ट्रक्चर और इनके शेप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्वेमोस एपिथेलियम होते हैं ये बेसिकली फ्लैट होती हैं और स्फेरिकल शेप में होती है, ठीक है। साथ ही साथ इनमें क्या होता है बेटा, भाई कोई भी सेल्स हैं तो सिंपल सी बात है, ये यूकैरियोटिक सेल होंगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है स्किन, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है तो ये यूकैरियोटिक सेल होती है। और यूकैरियोटिक सेल में अगर देखिए तो 100% है कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यानी कि केंद्रक उपस्थित होगा। और इनमें जो स्क्वेमोस एपिथेलियम होती है, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी कि केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो सेल्स हैं ये जब आपस में क्या होती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं, उसकी वजह से ये एक लाइनिंग का फॉर्मेशन भी करती हैं, ठीक है, और अनइवन लाइन का फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से आप अगर देखिए तो अनइवन लाइन जो है ये फॉर्म करती है कहां पर, ये हमारे लंग्स में देखने को मिलती है, फेफड़े में। फेफड़े में अगर हम लोग देखें तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, ठीक है, क्लियर। और यहां पर जब डिफ्यूजन के प्रोसेस से आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो ये लंग्स में आपका अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, लेयर का, जो कि एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करती हैं या ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या करती हैं बेटा, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर इसके बाद जो कैपिलरीज हैं जहां पर गैस का एक्सचेंज हो रहा है ये उसको भी फॉर्म करने में मदद करती हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी के जो सिंपल एपिथेलियम है, यानी कि स्क्वेमोस एपिथेलियम, ये हमारी बॉडी के जो स्मॉलर पोर्शन है जहां से मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है वहां पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्लियर। चाहे हमारे ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की सेल्स को प्रोवाइड करना हो, वहां पर क्या प्रेजेंट होगी बेटा, वहां पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, यानी कि सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो उन रक्त कोशिकाओं को कौन बनाता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हम कह सकते हैं कि जो जहां से मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो लंग्स में हो जहां गैस का एक्सचेंज हो रहा है, जहां पर क्या प्रेजेंट है, सिंपली हमारी जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल प्रेजेंट है,
या हमारे बॉडी की सेल्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं वहाँ पर बॉडी की सेल्स प्रेजेंट है। तो इन सभी में मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, ये मटेरियल का एक्सचेंज आपका जो हो रहा है ये खास तौर पर स्क्वेमस एपिथेलियम से हो रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब यहीं पर हम लोग और इनको ऑब्जर्व करें तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती हैं, भाई इन सब के बारे में जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं ये रेयर काइंड की होती हैं, यानी कि बहुत ही रेयर ये प्रेजेंट होती हैं अलग अलग ऑर्गन्स में, ठीक है, जो कि कॉलम शेप्ड सेल्स होती हैं। उन्हीं को फॉर्म करने का काम किसका है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स का है। ठीक है, और ये मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि अलग अलग लेयर में, यानी कि परत दर परत संरचना का निर्माण करती हैं। और ये सेल्स हमारे बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होती है या किन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं? तो जो हमारे एनस का पोर्शन है, यानी कि गुदा का भाग है, ठीक है, जहां से हम लोग फीशेस रिलीज करते हैं, या मेल यूरिथ्रा जो है, यानी कि पुरुषों में क्या होता है? यूरिथ्रा, जहां से यूरिन का एक्सक्रीशन होता है, यानी कि बहिष्करण होता है, मेल यूरिथ्रा। साथ ही साथ जो फ्रैनेक्स और कंजक्टाइवा होती है, फ्रैनेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। तो फ्रैनेक्स का जो फॉर्मेशन है ये किसके द्वारा होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के द्वारा होता है। या कंजक्टाइवा जो है, जो कि आईज में प्रेजेंट है, ये उसको भी फॉर्म करती हैं। तो इन सभी जगहों पर कौन सी हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं? तो एपिथेलियल सेल्स जिनको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, ये हमारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये दूसरे टाइप की हो गई। अब यही नेक्स्ट टाइप में अगर देखा जाए तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इनमें क्या होता है बेटा? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनमें क्या होगा बेटा? इनमें आपका न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, लेकिन ये क्यूब शेप की है, इसीलिए इनको क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये ग्लैंडुलर टिश्यूज, यानी कि खास तौर पर जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, उन ग्लैंड्स को फॉर्म करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं। भाई डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो कि इनमें से कुछ तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। और इन सभी ग्रंथियों को निर्माण करने के लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल ही कार्य करती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये किस में प्रेजेंट होती हैं? ये जो हमारी किडनी है और लिवर की जो डक्ट होती है, उनकी ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनमें भी ये प्रेजेंट होती हैं। किडनी और लिवर की डक्ट की अगर बात करी जाए, भाई लिवर में कौन सी डक्ट प्रेजेंट होती है? तो लिवर में हमारा सिंथेसाइज होता है बाइल जूस, और बाइल जूस किस में कलेक्ट होता है? तो गॉल ब्लैडर। तो लिवर से गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को लाने के लिए और गॉल ब्लैडर से आपका बाइल जूस को कहां पर लाने के लिए? इंटेस्टाइन में लाने के लिए जो डक्ट नली होती है उसको हम लोग कहते हैं बाइल डक्ट। तो ये बाइल डक्ट के फॉर्मेशन के लिए, साथ ही साथ किडनी में जो ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आपका खास तौर पर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में होती हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से लेकर के किडनी से जो ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि आपके मूत्रधानी में अटैच होती है, वहां पर भी यही क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि उनकी वॉल में होती हैं। ठीक है, तो किडनी और लिवर की डक्ट, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, जो कि हार्मोन और एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं, उन सब को फॉर्म करने के लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स काम आती हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब यहीं पर जो फोर्थ टाइप की जो हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, यानी कि स्तंभकार उपकला कोशिकाएं। अब स्तंभकार हैं तो भाई ये क्या होंगी? ये क्यूबॉइडल से भी साइज में इनकी सेल्स बड़ी होंगी, लंबी होंगी, बड़ी होंगी। इनका जो एरिया है, जो साइज है, वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बड़ी होती है। साथ ही साथ इनमें अगर देखा जाए तो इनमें क्या होता है बेटा? इनमें जो स्टैक के फॉर्म में, ये कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और इनकी सिर्फ सिंगल लेयर होती है। ऐसा नहीं है कि जो आपकी यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हैं
उनकी तरह ये डिफरेंट लेयर में नहीं होती हैं, ठीक है, ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इवन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है, ठीक है, पाचन तंत्र में सारे ऑर्गन्स आ गए हमारे, कौन सा, ईसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है। ये सभी चीजें जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक को बनाने के लिए कॉलमनर एपिथेलियम काम करती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनमें क्या होता है बेटा कि ये एक पंक्तिबद्ध, भाई एक कॉलम शेप में, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम है, ये क्या हो गया, इनका न्यूक्लियस हो गया, तो ये कॉलम शेप में ही नजर आती हैं, क्योंकि ये बड़ी होती हैं, लंबी भी होती हैं, इनका साइज भी बड़ा होता है। तो कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, एक लेयर यानी कि एक सीक्वेंस में ही पंक्तिबद्ध तरीके से ये हम लोगों को नजर आती हैं, अगर हम इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब कॉलमनर एपिथेलियम ये फोर्थ टाइप की हमारी एपिथेलियल टिश्यूज, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उनके बारे में हो गया। अब यहां पर देखा जाए तो इनसे रिलेटेड और क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि हमें यहां पर समझना है। दीज सेल्स टेक मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारे कॉलमनर एपिथेलियम है, इनको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए ये मटेरियल को कहां से लेती हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी कि आहार नाल है, उसी से ये न्यूट्रिएंट को लेती हैं। साथ ही साथ आपका क्या करती हैं, ये ल्यूमेन को प्रिपेयर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरी बॉडी में। और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा भाई, जो हमारे कॉलमनर एपिथेलियम है इन्होंने तो क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया मटेरियल। अब इस एब्जॉर्ब मटेरियल को कहां दे देंगे, ये जो कैपिलरीज हैं यानी कि शिरकाएं हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, वहां पर उनके अंदर पहुंचा देंगी, जिनमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड, और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवा देती हैं, ठीक है, क्लियर। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये जो टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, भाई अवशोषण करेंगे मटेरियल का, एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड आइटम हमने खाया है वो जब सिंप्लीफाई होगा, डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्ट होने के बाद जो उसमें से न्यूट्रिएंट मिले उन न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगी, और साथ ही साथ ये सिक्रीशन करेंगी किसका, तो डाइजेस्टिव जूसेस का। भाई हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है तो उसमें डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, जैसे कि हमारा गैस्ट्रिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, पैंक्रियाटिक जूस हो गया, इन सभी को ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, जिनमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट में हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं यानी कि अंदरूनी अंग हैं, उनको प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए भी ये जिम्मेदार होती हैं। कौन, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है बेटा, क्लियर। अब यहीं पर आगे देखें तो जो दूसरे टाइप के हमारे टिश्यूज होते हैं यानी कि दूसरे प्रकार के ऊतक है, अभी तक तो खाली हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना। एपिथेलियल टिश्यू के बाद जो सेकेंड टाइप के एनिमल टिश्यू हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक इनको कहा जाता है। अब संयोजी ऊतकों की अगर बात करी जाए तो इनका बेसिक फंक्शन क्या है, संयोजन करना यानी कि जोड़ना, सिंपल सी बात है, संयोजन करना यानी कि जोड़ना। भाई हमारी बॉडी में जो विभिन्न अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सभी को या सारे बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम, जो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होते हैं बेटा, जैसे कि एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं हमारे, ठीक है, एडिपोज टिश्यू होते हैं, ब्लड है, लिम्फ है, बोन्स और कार्टिलेज, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें बेटा, इन सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम है, ये कौन कर रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू ही करते हैं यानी कि संयोजी ऊतक करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेटा ब्लड की, तो ब्लड को क्या कहा जाता है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, कौन, ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स को जोड़ रहा है, सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबको रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोवाइड कौन कर रहा है, ब्लड, और ये सबको कैरी करके लेकर के जाता है। डिफरेंट टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया,
ठीक है। एडिपोज टिश्यू स्किन के ठीक नीचे होते हैं, जो कि फैट का स्टोरेज करते हैं, यानी कि वसाओं का भंडारण करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है बेटा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। और कौन सा फैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे लिए जो HDL होता है, यानी कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जिसको कि हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हमारे लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें एरोलर टिश्यूज की, तो एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं बेटा, ये हमारे खास तौर पर जो ग्लैंड्स होती हैं वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं और उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जोड़ने का काम करते हैं। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए भाई लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी पार्ट्स में जो अपशिष्ट पदार्थ है या कोई माइक्रोब पहुंच गया है, तो उनको ड्रेनेज सिस्टम, जैसे हमारे सोसाइटी में होता है वैसे ही ये हमारी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है। ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने में मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें कार्टिलेजेस की, तो कार्टिलेजेस जो हैं ये बोन्स और मसल्स को आपस में क्या करती हैं बेटा, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है बोन्स के पास और उनको जोड़ने में मदद करती हैं। इवन इसी में आपके क्या होते हैं बेटा, इसी में अगर देखा जाए कनेक्टिव टिश्यू में इनको जोड़ने के लिए आपके प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट यानी कि स्नायु तंतु। और कौन प्रेजेंट होता है बेटा, टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये टेंडन्स और लिगामेंट ये दोनों ही किस में आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि बोन और कार्टिलेजेस और मसल्स को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं। तो ये सभी आपके कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिव यानी कि कनेक्ट करना मतलब जोड़ना। ठीक है, जो फोर्थ टाइप के हमारे टिश्यूज हैं, यानी कि चौथे प्रकार के ऊतक होते हैं, इनका काम क्या होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू का काम जोड़ना, एपिथेलियल प्रोटेक्शन करना, अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट है। अब तीसरे हमारे नर्व टिश्यू। भाई नर्व टिश्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि बोर होते हैं। तो पता कैसे चलता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। लेकिन नर्वस सिस्टम को डिजाइन कौन करेगा, तो नर्व टिश्यूज डिजाइन करेंगे। पैर में चोट लग गई, पता कैसे चल रहा है, नर्वस सिस्टम से। बता कौन रहा है, नर्वस सिस्टम। बना किससे है, तो नर्व टिश्यूज से बना है। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आया, सेंसेशन कहां से गया, ईयर से। पहुंचाया किसने, नर्वस सिस्टम ने। बना किससे है, तो नर्व टिश्यूज से। ठीक है, तो नर्व टिश्यूज यानी कि जो तंत्रिकीय ऊतक होते हैं, ये हमारी बॉडी में खास तौर पर क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम को बनाने का काम करते हैं। और नर्व टिश्यूज जो हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल यानी कि एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स जो है यानी कि नर्व सेल जो होती है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। यानी कि विश्व की सबसे लंबी जो कोशिकाएं हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं ही होती हैं, चाहे हमारी बॉडी में हो चाहे विश्व में हो। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए तो जो न्यूरॉन्स हैं और न्यूरोग्लिया सेल्स होती है। अब न्यूरोग्लिया सेल्स में कौन कौन सी होंगी बेटा, न्यूरोग्लियल सेल्स में अगर आप कंसीडर करें तो एस्ट्रोसाइट्स आती हैं। और न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये करती क्या है बेटा, जो हमारे नर्व इंपल्सेस हैं यानी कि तंत्रिका संवेदनाएं हैं, उनको ये ट्रैवल करवाने का काम करती हैं। और खास तौर पर इनका जो कंडक्शन है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के फॉर्म में न्यूरॉन्स में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल, भाई हमारी बॉडी में हर एक सेकंड में 37 ट्रिलियन केमिकल रिएक्शंस होती हैं। 37 खरब हमारी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हर सेकंड। लेकिन इनको अगर देखा जाए तो इनमें जो सिग्नलिंग हो रही है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, कुछ बता रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो यहां अगर आप सुन रहे हो तो क्या आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, सेंस कैसे पहुंच रहा है, भाई केमिकल रिएक्शंस की ही वजह से होता है। और आप लोग कह देते हो जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो कह देते हो कि ब्रेन में केमिकल लोचा हो गया। ठीक है, तो ये जो केमिकल लोचा है मतलब कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेसेस हैं न्यूरॉन्स के बीच में वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर।
तो यहां पर क्या होता है बेटा, एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल के बीच में आपका क्या होता है, एक जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है। ये जोड़ यहां पर जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई एक दूसरी नर्व सेल है और इस नर्व सेल में क्या है बेटा, यहां पर ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है इनको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। और ये डेंड्राइट किससे अटैच होते हैं, तो ये डेंड्राइट्स कंप्लीटली अटैच नहीं होते, उसके पास में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बेसल पोर्शन होता है, इस बेसल पोर्शन को हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, अब एक डेंड्राइट से दूसरे एक्सॉन टर्मिनल के बीच में जो केमिकल्स का एक्सचेंज होगा, यही आपका क्या करवाता है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कहलाता है, जो कि एक सेल से दूसरे सेल को जाएगा और ये बहुत तेज होता है। ठीक है, बहुत स्पीड से होता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना और तुरंत रिएक्शन करते हो। तो ये आपका क्या हो रहा है बेटा, ये आप बेसिकली अगर देखिए तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू होता है। न्यूरॉन या नर्व सेल की अगर बात करें तो ये भी यूकैरियोटिक सेल होती है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ अगर इनमें देखिए तो इनका जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है और माइलिन शीथ में स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती हैं, स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्सॉन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। और आपका जो भी फंक्शन होता है, जैसे आपको हमेशा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, वो इन्हीं माइलिन शीथ के कारण होता है। जितनी इनकी थिकनेस बढ़ेगी उतना ज्यादा आपको किसी भी काम को करने में आपका परफेक्शन आएगा और आपके जो आईक्यू लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। जितने डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है बेटा, तो नर्व सेल हमारी बॉडी में खास तौर पर क्या करते हैं बेटा, ये सिग्नल्स को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यूज, ये सभी आपकी बॉडी में फंक्शन करते हैं। अब वही जो मस्कुलर टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज का काम क्या होता है बेटा, ये हमारे बॉडी को सुडौल बनाने के लिए, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और हम लोग अगर मसल्स में भी अगर देखें तो क्या होता है बेटा, मस्कुलर टिश्यूज जो है ये मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और तीन तरीके की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियक मसल्स होती हैं। और इन तीनों का फंक्शन अलग अलग है। स्केलेटल मसल्स शेप देती हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स को बनाती हैं, जितने भी अंदरूनी अंग हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है, जो कि हार्ट को फंक्शन करवाती हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज ये डिफरेंट टाइप के हैं। अब मस्कुलर टिश्यू में अगर हम लोग देखें, जो बेटा हमारे मसल टिश्यूज है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मस्कुलर टिश्यू में भी अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये तीन टाइप की हैं, आपको बताया, एक तो स्केलेटल, दूसरी हमारी स्मूथ मसल और तीसरी होती है हमारी कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड या वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है भाई, क्योंकि ये स्केलेटन को सपोर्ट कर रही हैं। और स्केलेटन को अगर सपोर्ट कर रही है तो ये स्ट्रेटेड भी है और साथ ही साथ ये क्या कर रही है बेटा, स्केलेटन को सपोर्ट कर रही है। और वॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि ऐच्छिक पेशियां हैं। जैसे हाथ का मूवमेंट है, ये ऐच्छिक ही तो है, हाथ का मूवमेंट हम अपने तरीके से करवा सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, स्ट्रेटेड और वॉलेंट्री होती है। स्मूथ मसल्स जो होती है ये नॉन स्ट्रेटेड होती है और खास तौर पर इनवॉलेंट्री होती है, इनको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं इनको क्या कहा गया है बेटा, इनको कहा गया है इनवॉलेंट्री। क्यों, आपने खाना खाया, अब वो फूड स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में अपने आप पहुंचेगा, आपको उसको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टमक में काइम का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होता है, उसमें मूवमेंट ऑटोमेटिक होता है, आपके हिसाब से स्टमक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखिए तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये आपकी क्या होती हैं बेटा, नॉन स्ट्रेटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। और वहीं कार्डियक मसल्स जो हैं ये हार्ट में हैं और ये कतई आपके हिसाब से काम नहीं करती, ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स में है। क्यों इनवॉलेंट्री में है, क्योंकि आपके हिसाब से ये भी काम नहीं करेंगी।
जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था तो 42nd डे कार्डियक ट्यूब हमारे एम्ब्रियो में फॉर्मेशन हो गई थी 42वें दिन जाइगोट के बनने के बाद, और तब से हमारा हृदय धड़क रहा है, लेकिन ये कभी भी काम करना बंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये कार्डियक मसल्स आपकी कहां पर प्रेजेंट होगी? आपकी प्रेजेंट होंगी हार्ट में। ठीक है, और ये आपकी बॉडी में जो बॉडी का मूवमेंट है उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी मदद करता है। अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या होता है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक्टिन और साथ में यहां पर मायोसिन, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन ये दोनों फिलामेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आपके फिलामेंट होते हैं, और ये दोनों एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट मसल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठंडियों में आपकी मसल सिकुड़ जाती हैं ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रह सके, और गर्मियों में क्या हो जाती हैं, ये रिलैक्स मोड में रहती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये किसके थ्रू होता है बेटा, ये इन्हीं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के द्वारा होता है, जो कि मसल्स में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में खासतौर पर 650 यानी कि 650 स्केलेटल मसल्स होती हैं। इनमें भी अगर देखा जाए तो जो मसल्स हैं इनमें हमारी जो लॉन्गेस्ट मसल होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेरेटोरियस मसल, जो कि थाइज में पाई जाती है। लार्जेस्ट मसल यानी कि सबसे बड़ी पेशी ये होती है ग्लूटियल मैक्सिमस, और ये ग्लूटियल मैक्सिमस हमारे हिप्स का फॉर्मेशन करती है। वहीं जो स्मॉलेस्ट मसल है जो कि स्टेपीडियस होती है, जो कि हमारे ईयर में ही प्रेजेंट है, जो स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज उसी से अटैच होती है। तो मसल्स जो हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग बॉडी पार्ट में ये प्रेजेंट है। तो यहां पर ये बात हो गई मस्कुलर टिश्यूज की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को एनिमल टिश्यूज के बारे में क्लियर हो गया होगा। प्लांट टिश्यूज के बारे में इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।